नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जैसे कि हमारा ये न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था को जो है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, जिसका हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हमारा आ चुका है जिसमें हमने कवर किया था कि भारतीय संविधान क्या है और भारतीय संविधान की एक सामान्य जानकारी, जिसमें हमने समझा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान की एक परिभाषा, उसमें कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान समय में उसकी क्या स्थिति है और भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, इसके कई सारे हमने कॉन्सेप्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस वीडियो को एक अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का जो है सेकंड लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि अनुसूचियां होती क्या हैं। तो आज हम समझेंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां, पहले समझते हैं कि अनुसूचियां होती क्या है। अनुसूची का मतलब एक प्रकार से इंडेक्स है। देखो, हम जितनी भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या फिर अपने सिलेबस से संबंधित जो भी बुक पढ़ते हैं, तो उसके फ्रंट पेज जो होता है उसके बाद में एक जो पेज निकलता है उसमें इंडेक्स लिखे होते हैं कि हमारे बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो एक जो ब्रीफ होता है, यानी कि एक संक्षिप्त विवरण जो होता है किसी भी एक पुस्तक के बारे में या किसी एक टॉपिक के बारे में, तो वैसे ही हमारी भारतीय संविधान की एक सूची जो है अनुसूची के रूप में ऐड की गई है, जिसको हम समझकर और उसको आराम से हम पढ़कर ये समझ सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो कितना विस्तृत है, इसके अंदर कितने भाग मिलेंगे, कितनी अनुसूचियां हैं और उन सूचियों के अंदर कितने विषय हैं जिनका हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत अध्ययन करना है। यूँ कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को समझने के लिए या फिर उसके अंदर जो भी प्रावधान किए गए हैं भारतीय नागरिकों के द्वारा, भारतीय प्रमुख संस्थानों के द्वारा, कैसे भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पूरा एक कंप्लीट ब्रीफ जो दिया हुआ है वो एक इंडेक्स के रूप में दिया गया है, जिसे बोलते हैं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या है 12। कितनी संख्या है? 12। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि भारतीय संविधान का जो मूल स्वरूप था या फिर मूल संविधान में भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां थी, तो जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? केवल 8 अनुसूचियां। जब भारतीय संविधान मूल रूप से अपना लागू हुआ था या फिर इसके मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन है, परंतु वर्तमान में भारतीय अनुसूचियों में समय समय पर जो है संशोधन करके और कितनी अनुसूचियों को और जोड़ा गया? 4। तो वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है? और 12। और भारतीय संविधान का जो मूल स्वरूप था जब ये लागू किया गया था तो कितनी अनुसूचियां थी? इसमें 8 अनुसूचियां थी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जो है अनुसूचियों से पूछी जाती हैं, या फिर ये पूछ लेगा सिंपल, कभी भी ये पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में कितनी अनुसूचियां थी, तो वो थी 8। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो है 12। अब भारतीय संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं उन एक एक करके उनकी अनुसूची को पढ़ते हैं। उनके अंदर जो भी वर्णन दिया गया है, प्रावधान दिए गए हैं, जो भी प्रोविजंस हैं उनको हम क्लियर पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो का एडवांस लेवल तक का मैं आपको समझा दूंगा, जिससे एक ब्रीफ में हमें समझ में आएगा कि आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हम भारतीय संविधान को उनमें कैसे कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रफ करते हैं और फिर भारत की जो भी प्रमुख अनुसूचियां हैं 12 उनको हम पढ़ते हैं और फिर एक एक करके उनको हम जो है कंप्लीट करेंगे। कितनी है वर्तमान में? 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रथम अनुसूची को लिखते हैं। प्रथम अनुसूची। अब प्रथम अनुसूची में जो है क्या क्या वर्णन किया गया है, तो भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें बात की गई है कि भारत राज्यों का संघ हुआ, अर्थात भारत में 28 राज्य और वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनके बारे में जो भी पूरा एक संक्षिप्त विवरण है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ? प्रथम अनुसूची में। तो भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे और जितना भी इंडियन पॉलिटी को हम कवर करेंगे आने वाले 15 से 20 लेक्चर्स में इतने अच्छे से एडवांस लेवल से कवर करेंगे कि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में
अपने क्वेश्चंस को अटेंड करने में आपको डाउट फील नहीं होगा और आप आसानी से अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जिसमें से प्रथम अनुसूची जो है हमारी वो है भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जो है चर्चा की गई है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये था प्रथम अनुसूची का प्रावधान कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत में 28 राज्य और वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनका जो विवरण दिया गया है वो किस में दिया गया है? भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में। अब बात आती है दूसरी अनुसूची। कुल 12 अनुसूचियों का हमने डिटेल में पढ़ना है ताकि हमारे एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर पाए। एक मिनट, यहाँ भी इसको सही कर लेते हैं। यह है दूसरी अनुसूची। अब दूसरी अनुसूची में जो है प्रावधान दिया गया है तो वो किस चीज का है? तो इसमें है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन के अंतर्गत जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं आप भी एक शॉर्ट या फिर ब्रीफ में डिटेल में नोट करते जाइए, जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन के अंतर्गत प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले वेतन भत्ते पेंशन का जो है विवरण दिया गया है। तो ये थी भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, जिसमें प्रोविजन किया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत या फिर शासन में जो प्रमुख पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा लिए जाने वाले वेतन भत्ते और जो पेंशन है उसका जो विवरण है, उसकी पूरी व्यवस्था है वो किसमें की गई है? दूसरी अनुसूची में। अब बात आती है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत या फिर शासन के अंतर्गत जो प्रमुख पदाधिकारी होंगे उनका क्या क्या नाम होगा, या फिर जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको हम एक ब्रीफ में समझते हैं ताकि एग्जाम्पल के रूप में या फिर जो महत्वपूर्ण पद है उनको आपको मैं समझा सकूं। तो एग्जाम्पल के रूप में समझो, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा लिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि सेवाओं का जो विवरण दिया गया है वो दिया गया है दूसरी अनुसूची में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन के अंतर्गत प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का जो विवरण दिया गया है वो दूसरी अनुसूची में। एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति जैसे प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा
वेतन भत्ते, पेंशन और आदि सेवाएं जो ली जाती हैं उनके द्वारा, और जो भारतीय राज्य व्यवस्था के द्वारा, संविधान के द्वारा जो भी उन्हें प्रदान की जाती हैं, उनका जो एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है वो दिया गया है दूसरी अनुसूची में। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के बारे में। सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आपको समझने में किसी भी प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी अनुसूची। अब तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रमुख पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली जो शपथ है उसका जो प्रावधान किया गया है उसकी बात की गई है तीसरी अनुसूची में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली पद ग्रहण के समय शपथ का विवरण शामिल है। तो ये थी भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, जिसका जो मुख्य प्रावधान है वो है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का जो विवरण दिया गया है उसकी बात की गई है तीसरी अनुसूची। अब प्रमुख पदाधिकारियों की बात आती है, तो प्रमुख पदाधिकारी कौन से होंगे, तो वही प्रमुख पदाधिकारी होंगे जिसको हमने एग्जाम्पल के तौर पर दूसरी अनुसूची में पढ़ा था। वो कौन कौन हो सकते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, और अपने लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अपने सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं, उपाध्यक्ष हो सकते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के प्रमुख जो न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश द्वारा प्रमुख मंत्री पद जो कैबिनेट मिनिस्टर जो नियुक्त किए जाते हैं उनके द्वारा जो ली जाने वाली शपथ है इत्यादि का जो विवरण दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, उसका जो प्रोविजन है वो दिया गया है तीसरी अनुसूची में। तो हमने अभी तक प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची की जो बात कर ली है। अब हम बात करते हैं प्रमुख अपना चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची भारतीय राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो विवरण दिया गया है वो दिया गया है चौथी अनुसूची में। यानी कि राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है उसकी क्या प्रोविजन होगी, उसकी व्यवस्था क्या होगी, इसका जो पूरा विवरण है वो किसमें बात की गई है, उसकी बात की गई है चौथी अनुसूची में। तो भारतीय राज्यों से राज्यसभा में भारतीय राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का भारतीय राज्यों से एक काम करते हैं, भारतीय राज्यों में यहाँ पे जो है वो हमारे राज्य यानी कि स्टेट और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो केंद्र शासित प्रदेश और जो सामान्य हमारे राज्य हैं, तो भारतीय राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो ये बात होती है चौथी अनुसूची की। तो हमारा जो संसद का जो सदन है, जो सबसे उच्च सदन के रूप में माना जाता है राज्यसभा, तो भारतीय राज्यों से राज्यसभा में राज्यों का क्या प्रतिनिधित्व होगा, उसका क्या विवरण होगा, क्या व्यवस्था होगी, इत्यादि चीजों की जो बात की गई है वो बात की गई है चौथी अनुसूची में। अब हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रफ करते हैं। मैं आपको दो दो अनुसूचियां करके क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि हर एक अनुसूची के बाद में जो एक डिटेल है या फिर उसका कनेक्शन जो है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वरना बोर्ड तो बहुत बड़ा है, कई सारी चीजें एक साथ समझा सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी प्रकार की जो है कंफ्यूजन हो। अब है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत बात की गई है कि भारतीय राज्यों के अंतर्गत या फिर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित
जनजातियों के बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में जो बात की गई है वो की गई है 5वीं अनुसूची के बारे में। ऐसे क्षेत्र या फिर राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, या फिर जो राज्य मुख्य धारा में शामिल नहीं किए गए हैं, या फिर उनको बाद में उनके विकास के इनको विकास करने के माध्यम से जो बाद में ऐड किया गया है, जिनको बोलते हैं हम अनुसूचित क्षेत्र, और फिर अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के बारे में, ताकि उस क्षेत्र को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके और वहाँ के जो सामान्य तरीके से जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं, स्कूल की है, कॉलेज की है, पानी, बिजली, लाइट, रोड, सड़क आदि सारी जो चीजें हैं उनको प्रोवाइड कराई जा सकें। तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बेहतर प्रबंधन और उनके नियंत्रण के बारे में जो विशेष चर्चा की गई है वो बात की गई है 5वीं अनुसूची में। तो बात करते हैं, तो भारतीय संघ राज्यों में भारतीय संघ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, प्रबंधन एवं नियंत्रण की बात कही गई है। तो कैसे सरकार अनुसूचित क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्या प्रयास करेगी, क्या उनका बेहतर प्रबंधन हो सकता है, क्या नियंत्रण हो सकता है, उसके अंतर्गत निवास करने वाली प्रमुख जो जनजातियां हैं उनका कैसे प्रबंधन और विकास और नियंत्रण किया जा सकता है, इसकी जो प्रमुख विशेष चर्चा की गई है वो की गई है 5वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं हम 6ठी अनुसूची की। छठी अनुसूची, ऐसे क्षेत्र जिनको 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, या फिर ऐसे राज्य जिनको 5वीं अनुसूची में जो है मेंशन नहीं किया गया है, उनके बेहतर प्रबंधन और प्रशासन और नियंत्रण के लिए 6वीं अनुसूची का जो है विकास किया गया। यानी कि 6ठी अनुसूची में सिर्फ उन्हीं राज्यों का वर्णन है जो 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखो कौन कौन से हैं। विशेष राज्य, असम वर्तमान नाम यही है तो मैं वर्तमान नाम के हिसाब से लिखूंगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। मिजोरम के प्रशासन, प्रबंधन एवं नियंत्रण की बात कही गई है। तो ये था 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के बारे में कि भारतीय संघ राज्यों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं या फिर बाद में भारतीय संघ राज्यों के अंतर्गत उनको शामिल किया गया है, तो उनके बेहतर विकास के लिए अनुसूचित क्षेत्रों को जो है लिस्ट किया गया और उनके अंतर्गत रहने वाली प्रमुख अनुसूचित जनजातियों को जो है शामिल किया गया। तो उनके बेहतर प्रबंधन, प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 5वीं अनुसूची में। परंतु 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ऐसे प्रमुख क्षेत्र या फिर ऐसे अनुसूचित क्षेत्र जिनको 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, उनके बेहतर प्रबंधन और विकास और नियंत्रण के लिए बात की गई 6ठी अनुसूची की, जिसमें हमने असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को जोड़ा और उनके प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण की जो है बात कही गई है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के और उनके अंतर्गत रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के बारे में बेहतर प्रबंधन, नियंत्रण और प्रशासन के लिए जो बात की गई है वो की गई 5वीं अनुसूची। ऐसे क्षेत्र जिनको बाद में शामिल किया गया अर्थात 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, उन राज्यों को हमने 6ठी अनुसूची में रखा, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया। अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो इतना याद रखना कि 6ठी अनुसूची में जिन राज्यों की बात की गई है वो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसका एक फॉर्मूला बताऊं, यह है ATMM। ये एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम कर सकता है। ऐसे असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो ATMM याद रखना किससे संबंधित है? 6ठी अनुसूची से।
किस मामले में? अनुसूचित क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन, प्रशासन और नियंत्रण के लिए, ताकि उनको मुख्य धारा में जोड़ सके और उनका एक बेहतर विकास हो सके। तो कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ATMM की बात की गई छठी अनुसूची में। अब हम बात करते हैं अपनी 7वीं अनुसूची, जो भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण अनुसूची है और इसका जो दायरा है वो भी बहुत बड़ा है। तो हम बात करते हैं छठी अनुसूची की। सॉरी, 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में बात की गई है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों के बंटवारे को लेकर। क्या बात की गई है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या बंटवारा होगा, उनका क्या प्रोविजन होगा, उसका जो भी पूरा विवरण दिया गया है वो बात की गई है 7वीं अनुसूची। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से संबंधित जो बात की गई है वो की गई है 7वीं अनुसूची में। दूसरा, यहाँ एक प्रोविजन और किया गया है, सरकारों द्वारा कर एवं शुल्क लगाने एवं वसूलने का जो अधिकार होगा, वसूलने का अधिकार, इसका जो विवरण है वो दिया गया है। वसूलने का जो अधिकार है उसकी जो है चर्चा की गई है। तो 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख और एक महत्वपूर्ण अनुसूचियों के रूप में है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दूसरा, सरकारों द्वारा लगाए गए कर और शुल्क लगाने पे ये उन्हें वसूलने का जो अधिकार होगा सरकारों का, उसके बारे में जो है एक विस्तार से चर्चा की गई है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में बात की गई है शक्ति विभाजन से संबंधित। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और अगर कोई ऐसा विवाद है, कोई विषय जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का जो है मसला फंसता है बीच में, तो उसके लिए एक संवर्धित सूची की बात की गई है। तो सामान्यतः समझो कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की बात की गई है। एक है संघ सूची और दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या किया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो है विषय हैं वो अलग अलग होंगे, शक्ति विभाजन से संबंधित है। दूसरा, सरकार द्वारा कर या शुल्क लगाने का अधिकार और उनको वसूलने का जो अधिकार है वो सरकारों का होगा। उनका जो एक विवरण दिया गया है वो किसमें दिया गया है? 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में बात की गई शक्ति विभाजन संबंधित, जिसमें बात की गई है संघ सूची की, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। तो संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है, इनके अंदर कितने विषय हैं, क्या क्या इनके प्रोविजन है, उनको हम एक विस्तार से पढ़ते हैं ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं जिससे हम सारी चीजों को आसान तरीके से जो है समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं संघ सूची। संघ सूची, दूसरा बनाएंगे हम राज्य सूची, और तीसरा होगा समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाने का जो अधिकार है वो है केंद्र सरकार का। तो कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। वर्तमान समय में इसके अंतर्गत जो विषय हैं उनकी संख्या है 100। कितनी संख्या है उनकी? 100 विषयों के जो है बारे में बात की गई है। अब 100 विषय, यानी ये विषय क्या है? विषय है कि मतलब अधिकारी क्षेत्र कि कौन कौन से क्षेत्र होंगे जिन पर जो सिर्फ अधिकार हुआ कानून बनाने का और उनके प्रबंधन और उनके नियंत्रण का, वो किसका होगा? संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार का।
तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची की अगर हम चर्चा करेंगे तो संघ सूची के अंतर्गत जो विषयों की संख्या है वो कितनी है वर्तमान में? 100। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर हमेशा केंद्र सरकार लगातार जो है कानून बनाती रहती है और चर्चा में भी रहती है और हमारे एग्जाम के तौर पर हमें कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो पहले है भारत की प्रतिरक्षा, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस के मामले में या फिर भारत की सीमा की जो रक्षा करने का जो दायित्व वो हमारा केंद्र सरकार का है। हमारी जितने भी आर्म फोर्सेस हैं वो सब किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला गया, उससे पहले ऑपरेशन बालाकोट हुआ था और जितने भी आतंकी हमले किए जाते हैं हमारी भारतीय सेना उनका जो है शौर्य और वीर के साथ में जो है उनका सामना करती है और उनको हम पराजित करते हैं। जितने भी आतंकवादी हैं उनको हमने कई बार जो है ढेर किया और अपनी भारतीय सीमा की जो है रक्षा की है हमारी भारतीय आर्मी ने। तो भारतीय प्रतिरक्षा का जो दायित्व है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास में। और संघीय सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? 100। कानून बनाने का दायित्व किसका है? केंद्र सरकार का। तो भारतीय प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, तार, टेलीग्राम व्यवस्था जिसे बोलते हैं, तार, डाक, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि जो व्यवस्थाएं हैं, जो विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार, उनको बेहतर प्रशासन और उनका बेहतर नियंत्रण करने का जो अधिकार है वो किसका है? केंद्र सरकार का। तो ये संघ सूची कानून बनाने का जो अधिकार है उसमें केंद्र सरकार का है। इसके अंतर्गत बताओ कितने 100 विषय शामिल हैं। उदाहरण के रूप में जो महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की है, भारतीय प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, तार, डाक, रेलवे, बैंकिंग व्यवस्था जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत अर्थात संघ सूची में। जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, जब हमारे भारतीय संविधान में जब है 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, तब इसमें जो विषयों की संख्या थी कितनी थी संघ सूची में? 97, यानी कि 97 विषय। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। और पहले कितने थे? 97। तो वो कई बार पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में संघ सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या कितनी थी? तो वो कितनी थी? 97। और वर्तमान में कितनी है? 100। और कुछ महत्वपूर्ण विषय ये हैं। अब बात आती है राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची के जितने भी विषय होंगे उन पर अधिकार या फिर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? राज्य सरकार का। अब देखो क्या यहाँ पे एक आता है राज्य सूची। तो अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो कानून बनाने का अधिकार किसका हुआ? राज्य सरकार का, क्योंकि ये राज्य से संबंधित विषयों पर बात हो रही है। राज्य सरकार। परंतु कई बार क्या होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य में कई ऐसे विषय होते हैं या फिर कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कई बार विवाद देखने को मिलता है। अगर विवाद की स्थिति केंद्र और राज्य सरकार के बीच में फंसती है किसी भी विषय और क्षेत्र को लेकर, तो अगर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार रखती है तो वहीं कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार भी रखती है। यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषयों पर बात की गई है उन विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार, जो प्राथमिक अधिकार है वो किसका है? राज्य सरकार का। परंतु केंद्र और राज्य के मध्य में कोई ऐसा विवाद फंस जाता है तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार भी रखती है और केंद्र सरकार का जो कानून है वो प्रभावी माना जाएगा। तो कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची पर किसका है? राज्य सरकार का। परंतु विवाद की स्थिति आने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, क्योंकि केंद्र का जो दायरा है वो बड़ा है, इसलिए केंद्र सरकार विवाद की स्थिति आने पर कानून बना सकती है। वर्तमान समय में राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? तो वो हैं 61 विषय। कितने हैं? 61 विषय। 61 विषय हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। तो वो है पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। पुलिस, जेल, कृषि। तो पुलिस हो गया, जेल हो गया, कृषि हो गया, ये प्रमुख जो विषय हैं वो किसके हैं? राज्य सरकार के। तो कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, परंतु अगर विवाद की स्थिति फंसती है तो केंद्र सरकार भी जो है कानून बना सकती है।
वर्तमान समय में राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषयों की जो बात की गई है उसमें पुलिस हो गया, जेल हो गया, कृषि हो गया, हमारा न्याय विभाग हो गया, न्याय व्यवस्था भी जो है राज्य सरकार के अंतर्गत है, न्याय व्यवस्था हो गई, ये सब जो विषय है प्रमुख रूप से किसके अंतर्गत है, राज्य सूची के अंतर्गत जो है विषय है। अगर हम भारतीय संविधान के मूल स्वरूप की बात करें, यानी कि जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय थे उनकी संख्या थी 66। कितने थे? 66। जो वर्तमान में कितने हो गए? 61। आप यूं कह सकते हो कि राज्य की शक्तियों का जो है, राज्य की शक्तियों का केंद्र सरकार ने जो है कम करने का जो है प्रयास किया गया है, क्योंकि पहले कितने विषय थे इनके पास? 66 विषय थे। वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 61। यानी कि 5 जो प्रमुख विषय थे वो या तो केंद्र सरकार ने सीधे अपनी संघ सूची में शामिल कर लिए या फिर किसी कारण से उनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि राज्य सूची के जो विषय थे, जो उनके क्षेत्र अधिकार थे, उनको कम करने का प्रयास जो है केंद्र सरकार ने या फिर संघ सूची में जो है किया गया है। क्योंकि देखो पहले कितने थे? 66, अब कितने हो गए? 61। यानी कि 5 प्रमुख क्षेत्रों को या तो समवर्ती सूची में या फिर डायरेक्टली संघ सूची में शामिल कर दिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार का क्या दायरा बड़ा है और केंद्र सरकार की शक्ति जो है प्रभावी हमारे भारतीय संविधान के स्वरूप में जो हमें देखने को मिलती है। तो राज्य सूची के जो विषय है और राज्य सरकार का जो दायित्व है राज्य सूची के ऊपर अधिकार करने का, तो उसकी जो शक्तियों का जो है दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने की है, जिसके तहत हमने 5 विषयों को जो है खो दिया है। तो कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वर्तमान समय में 61 विशेष के अंतर्गत है पुलिस हो गया, जेल, कृषि, विवाद, न्याय व्यवस्था, खेल एक जो प्रमुख है, खेल जो है वो भी राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, ये सारी चीजें जो है राज्य सूची के अंतर्गत है। राज्य सूची इन पर प्रभावी कानून बना सकती है। अब बात आती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार दोनों ही कानून बना सकती है, परंतु विवाद की स्थिति में हमेशा केंद्र सरकार का जो कानून है वो प्रभावी होगा, राज्य सूची का जो या फिर राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून जो है समाप्त हो जाएगा। तो केंद्र सरकार या फिर समवर्ती सूची की हालत ऐसी है कुछ, केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं, दोनों को कानून बनाने का अधिकार, ऐसे लिखते हैं, सिंपल पड़ेगा। दोनों को है कानून बनाने का अधिकार। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आवश्यकता के अनुसार जो है कानून बना सकती हैं, परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का जो कानून है वो प्रभावी माना जाएगा और उसी समय राज्य सरकार का जो पूर्व कानून रहा होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो वर्तमान समय में अगर बात करते हैं तो समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्तमान में जो विषयों की बात है, वर्तमान समय कितने हैं? 52, यानी कि 52 विषय हैं, जो कभी हुआ करते थे कभी 47। यानी कि वर्तमान समय में समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? 52 विषय हैं और पहले कितने थे? 47 विषय। यानी कि इसकी शक्तियों में विस्तार किया गया है। और चूंकि विस्तार क्यों किया गया है, मैंने आपको बताया कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, परंतु केंद्र सरकार का कानून विवाद की स्थिति में प्रभावी होगा और राज्य सरकार का जो है कानून समाप्त हो जाएगा। तो केंद्र सरकार की शक्ति जो है समवर्ती सूची में भी देखने को मिल रही है। मैंने आपको बताया यहाँ डायरेक्टली रूप से जो है शक्ति को, राज्य सरकार की शक्ति को कम किया गया है, यहाँ इनडायरेक्टली तरीके से राज्य शक्तियों को कम किया गया है। अधिकार तो है राज्य सरकार को कानून बनाने का, परंतु अगर विवाद की स्थिति फंसती है तो किसका कानून प्रभावी होगा? राज्य, वो केंद्र सरकार का। तो विषयों की संख्या कितनी है? 52 से पहले 47 थी, वर्तमान में 52 कर दी गई है। हालांकि विषय तो बढ़ गए हैं, परंतु अभी भी जो प्रभाव है किसका रहा होगा? केंद्र सरकार का, क्योंकि अंतिम जो निर्णय है और जो प्रभावी कानून बनाने का अधिकार किसको? अंतिम रूप से केंद्र सरकार का। दूसरा, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। 52 विषय हैं, पहले कितने थे? 47। कुछ एग्जाम्पल के रूप में महत्वपूर्ण विषय देख लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाए। तो है दीवानी मामले, फौजदारी मामले, शिक्षा का क्षेत्र जो हो गया, शिक्षा हो गया, वन क्षेत्र आदि जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और कुल कितने होंगे? 52 विषय होंगे, जिसमें से महत्वपूर्ण विषय हैं दीवानी मामले, फौजदारी मामले, शिक्षा, वन क्षेत्र आदि जो प्रमुख क्षेत्र है किसके अंतर्गत है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब बात आती है दीवानी मामले। मैंने आपको बताया कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मेरे वीडियो हमेशा बड़े ही होते हैं। बड़े क्यों होते हैं?
क्योंकि मैं सारी चीजें हर एक फॉर्मेट को लेकर, हर एक टर्मिनोलॉजी को लेकर आपको डिटेल में समझाता हूँ। कोई भी टॉपिक को डिटेल में कवर करो उसको, ताकि आपको दोबारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। दीवानी मामले कैसे होते हैं? मान के चलो कर से संबंधित कोई मामला है, या फिर कोई जमीन का विवाद हो गया, या फिर कोई ऐसा मामला जिसमें किसी प्रकार का जो है अपराध नहीं किया गया, अगर विवादास्पद स्थिति है तो उसको जो दर्ज किया जाता है वो है दीवानी मामले, जिसकी जो सुनवाई करती है वो है दीवानी न्यायालय। उसकी सुनवाई कौन करते हैं? दीवानी न्यायालय जो है उसकी सुनवाई करते हैं। दूसरा, ऐसे मामले जिसमें आपराधिक गतिविधियों को जो है अंजाम दिया गया है, किसी की हत्या कर दी, मारपीट कर दी, या फिर कुछ ऐसा जिससे दूसरे की जो है जान को खतरा है, तो उस तरीके के क्रिमिनल मामले जो दर्ज किए जाते हैं वो समझाता है हमारा, वो सुलझाने का जो काम है वो है फौजदारी मामले, यानी कि फौजदारी, या फिर वो लोग कि सत्र न्यायालय समझाते हैं। सत्र न्यायालय जो फौजदारी मामले हैं वो फौजदारी न्यायालय यानी कि सत्र न्यायालय के द्वारा जो समझाए वो सुलझाए जाते हैं। दूसरा, शिक्षा हो गया, वन क्षेत्र हो गया, और कई भी सारे क्षेत्र ऐसे होंगे जो संबंधित सूची में इंक्लूड किए गए हैं। चूंकि भारतीय संविधान की एक प्रमुख अनुसूची थी तो इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब हम बात करते हैं अपनी 8वीं अनुसूची की। अब है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में बात की गई है भारत के अंतर्गत संवैधानिक तौर पर बोली जाने वाली भाषाएं। देखो, भारत एक तो विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में कई सारी जो भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, उनकी उपबोलियां बोली जाती हैं, परंतु 8वीं अनुसूची में बात की गई है भारतीय के अंतर्गत बोली जाने वाली उन भाषाओं की जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? हमें 8वीं अनुसूची में। अब देखो, इसमें भी कुछ सुधार किए गए हैं भारत में जो है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 22 भाषाओं से। तो भारत की 22 भाषाओं का जो उल्लेख है कहाँ मिलेगा? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल रूप से 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में संख्या कितनी है? 12। तो जब भारतीय संविधान जब लागू किया गया था, जब भारत में कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत में 8 अनुसूचियां थी। तो 8 अनुसूचियों के अंतर्गत जो है भारत में उस समय कितनी भाषा थी? आधिकारिक तौर पर 14 भाषाएं। कितनी थी? 14 भाषाएं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? वो है 22 भाषाएं। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत की 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है, परंतु भारत का जब मूल संविधान निर्मित किया गया था, जब उसमें किसी प्रकार का जो संशोधन नहीं किया गया था, तो मूल संविधान में भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। तो भारत की 14 भाषाओं का उल्लेख था, वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 14 भाषाओं के अंतर्गत भारत में जो अलग से जो 8 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं, उनका जो विवरण है उनको एक बार देख लेते हैं ताकि और चीजें क्लियर हो जाएं। तो समय समय पर भारतीय संविधान में जो है संशोधन किए गए। कौन कौन से वो संशोधन है, कब किए गए, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, जिससे वर्तमान स्वरूप में भारतीय संविधान के जो है 22 भाषाओं का जो है उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो पहला है 21वां संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। इक्कीसवां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ी गई थी सिंधी भाषा को। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। दूसरा, फिर हमने किया एक और 71वां संशोधन। 71वां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। तो ये प्रमुख भाषाएं थी। तो 21वां संविधान संशोधन जब किया गया तो हमने सिंधी भाषा को जोड़ा। 71वां संविधान संशोधन किया तो हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा। दूसरा, फिर हमने किया 92 यानी कि 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। तब इसमें हमने 4 भाषाओं को और जोड़ा, तो वो थी मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली
बोडो और डोंगरी। तो यह है वर्तमान तक भारतीय अनुसूची 8 में किए गए प्रमुख संशोधन, जिसके माध्यम से भारत की 22 भाषाओं का जो है उल्लेख हमें इसमें देखने को मिलता है। और मूल संविधान में जब 8वीं अनुसूची थी तो उसमें कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में 14 भाषाएं, वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं, जिसमें से हमने 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा, 71वां संविधान संशोधन करके हमने 3 भाषाओं को जोड़ा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 52वां संविधान संशोधन करके हमने मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को जोड़ा। तो ये थी पहले पहले कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का संवैधानिक रूप से जो है उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। अब ये है 9वीं अनुसूची। मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में भारतीय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, पर अब आ गई 9वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार जो है संशोधन किए गए और लगभग इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई? 12। तो सबसे पहले अब बात आती है 9वीं अनुसूची की। तो ये है प्रथम संविधान संशोधन। कितना? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो है इसको ऐड किया गया भारतीय संविधान में। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया? यह है 9वीं अनुसूची को। किसको जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किसको जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को। दूसरा, इसका जो मूल प्रावधान है, इसके अंदर जो प्रावधान दिया गया है वो है भूमि सुधार से संबंधित। 9वीं अनुसूची में जो प्रावधान दिया गया है वो है भूमि सुधार से संबंधित। भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान जो दिए गए हैं। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून बना सकती है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून बना सकती है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जब प्रथम संविधान संशोधन किया गया तो उसमें भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि सुधार से संबंधित जो है इसमें जो कानून है वो प्रावधान है उसका, राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून बना सकती है। प्रारंभ में जब इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तो इसमें प्रोविजन किया गया था कि उच्चतम न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं कर सकता, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जब भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई भी कानून बनाएंगी, जो भी इसमें प्रावधान दिए जाएंगे, तो उच्चतम न्यायालय उसकी परीक्षा या फिर जांच या फिर किसी भी प्रकार की समीक्षा नहीं कर सकता। परंतु 2007 में संवैधानिक पीठ द्वारा जो अभी तक का अंतिम निर्णय दिया गया उसके द्वारा फिर ये फैसला किया गया कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में जो भी भूमि सुधार से संबंधित कानून और प्रावधानों का जो निर्माण किया गया है, मौलिक अधिकार का अगर वो कुछ सीमा तक हनन करते हैं तो उस सीमा तक वो शून्य होंगे, अर्थात उसकी जो अंतिम समीक्षा है उच्चतम न्यायालय वर्तमान समय में कर सकता है। क्या बोला मैंने? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका मुख्य जो प्रावधान है, कानून है, वो है भूमि सुधार से संबंधित, यानी कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून बना सकती है। जब ये अनुसूची जोड़ी गई और इसका प्रावधान और कानून लिखा गया तो इसमें लिखा गया कि उच्चतम न्यायालय इसकी समीक्षा या जांच नहीं कर सकता। परंतु 2007 में एक निर्णय आया, वर्तमान समय का जो अंतिम निर्णय है, संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि अगर 9वीं अनुसूची के भूमि सुधार से संबंधित कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो वो उस सीमा तक शून्य होंगे जहां तक उनका अधिकार जो है हनन होता है, यानी कि वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में उच्चतम न्यायालय जो है उसकी न्यायिक समीक्षा और जांच कर सकता है। अब बात आती है 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 52 अमेंडमेंट हुआ था। कितना? 52। 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया। दूसरा,
इसमें जो प्रावधान है, इसके अंदर का जो कानून है वो है दल बदल से संबंधित। किसका है? दल बदल से संबंधित। तो यह है 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन द्वारा करके इसको जो है ऐड किया गया। दूसरा, दल बदल से संबंधित जो कानून है उसका जो प्रावधान है उसकी बात की गई है 10वीं अनुसूची में। दल बदल का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कई बार कोई एक प्रमुख दल जो है अपनी किसी राज्य में सरकार बनाता है, तो जो दूसरा दल होता है यानी विपक्ष के रूप में, वो कुछ समय बाद अपने कूटनीतिक और रणनीतिक तरीके से कुछ विधायकों को अपने दल में शामिल कर लेते हैं और पूर्ण बहुमत के जरिए अपनी नई सरकार का जो है निर्माण करते हैं। जैसे कि 2019 के मध्य प्रदेश के इलेक्शन में देखने को मिला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो दल के प्रमुख जो विधायक थे, उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी या फिर बीजेपी की सरकार में जो है दे दिया, जिससे जो प्रमुख उनके नेता थे, उनके दल के नेता थे, वो बीजेपी सरकार में ऐड हो गए और बीजेपी सरकार जो पूर्ण बहुमत में आने के पश्चात में जो है उन्होंने अपने सरकार का गठन किया और कांग्रेस में पूर्ण बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार जो है गिर गई। तो जब एक तिहाई संख्या में कई विधायक मिलकर एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, तो उनका जो प्रावधान है, कानून जो रूप है, उनका जो संबंध है वो है 10वीं अनुसूची से। तब 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल से संबंधित जो कानून है वो किसमें किया गया है? 10वीं अनुसूची में। अब हम बात करते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची के साथ में। इसी के साथ में हमारा जो आज का लेक्चर है वो फिनिश होगा। अब है 11वीं अनुसूची। अब है 11वीं अनुसूची। तो ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तेहत्तरवां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया इसको। तेहत्तरवां संविधान संशोधन किया गया, तब भारत में पंचायती राज को जो है आधिकारिक और संवैधानिक दर्जा दिया गया भारतीय संविधान में। उससे पहले पंचायतों के चुनाव जो है औपनिवेशिक काल में कहीं कहीं होते रहे हैं और फिर आजाद भारत में भी कई टाइम पीरियड तक हमें, जब तक ये जो है 1993 तक जो है पंचायती राज के जो चुनाव हमें देखने को मिले स्थानीय स्वशासन के या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में इसके गठन से संबंधित। दूसरा, तब तक इनको जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, तो आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 73वां संविधान संशोधन करके जो 1993 में किया गया, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ने के साथ साथ ही भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था का जो है जन्म हुआ और संवैधानिक दर्जा जो है उनको प्राप्त हुआ। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन करके इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। दूसरे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अगर हम इसके विषयों की बात करें तो इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। और विषय का मतलब मैंने आपको बताया आधिकारिक क्षेत्र, जिन जिन क्षेत्रों में वो व्यवस्था जो है काम कर सकती है। तो 11वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? पंचायती राज व्यवस्था की। 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। 29 विषय जो है किसके पास है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषयों की जो है चर्चा की गई है। जैसे सड़कों का निर्माण करवाना ग्रामीण क्षेत्र में, पेयजल की व्यवस्था कराना, बिजली घर की व्यवस्था कराना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराना, प्राइमरी स्कूलों की स्थापना करवाना, सफाई की व्यवस्था करवाना, मेला लगता है या फिर कोई पर्यटन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है प्रमुख, तो वहाँ जो कर और शुल्क लगाने का जो अधिकार है वो किस पे है? पंचायती राज व्यवस्था के अंदर का जो है प्रमुख देखने को मिलता है। और ऐसे कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, जिसका मैंने कुछ आपको उदाहरण जो है देखने को अभी दिया। अब बात आती है 12वीं अनुसूची की। अब है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची संबंधित है शहरी क्षेत्रों के प्रशासन से। शहरी क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो सामान्यतः नगर निगम के द्वारा किया जाता है। तो शहरी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित शहरी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित 74वां संशोधन द्वारा जो है इस अनुसूची को जोड़ा गया।
अगर हम शहरी क्षेत्र के स्वशासन की प्रशासन की बात करें यानी कि नगर निगम की बात करें तो उसके अंतर्गत कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो उसके अंतर्गत कुल हैं 18 विषय। शहर के अंतर्गत की जाने वाली सफाई, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, सरकारी स्कूलों का निर्माण, कर और शुल्क लगाने का अधिकार इत्यादि जो कुल मिलाकर कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। किसके क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित यानी कि नगर निगम जैसी जो व्यवस्था है उसका जो उदय हुआ है, उसको जो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वो कब दिया गया है, 1993 में 74वां संविधान संशोधन करके 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ करके। तो ये था आज का हमारा संपूर्ण लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। जितना डिटेल में हो सकता था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उतना आपको समझाने की जो है कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने समझाया वो सरल भाषा में और अच्छे से समझाया। हिंदी लिखने में कभी मुझे दिक्कत हो जाती है क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे हिंदी लिखना इतना अच्छा आता नहीं है। बाकी आप ये छोटी मोटी गलती को ना देखते हुए मेरे द्वारा जो भी चीज समझाई जा रही है, कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, आप उसको देखिए तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आने वाले लेक्चर इतने एडवांस होने वाले हैं कि आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो भी डाउट रहा होगा इन पास्ट में आपके, वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में अपने से अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। तो ये था आज का हमारा दूसरा लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा नहीं होगा तो भारतीय संविधान की सामान्य जानकारी से संबंधित लेक्चर है जो प्रीवियस लेक्चर के रूप में हमारे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। आप उसको देखिए ताकि आप इंडियन पॉलिटी के सारे लेक्चर्स को कवर सकें और आपका जो एक बेस और फाउंडेशन एडवांस लेवल का जो इंडियन पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है वो क्लियर हो सके। अब वेट करते हैं हम अपने थर्ड लेक्चर का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।